हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुदेश सर बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव प्रजनन के 9th लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लीवेज के बारे में। सेल्यूलर और सेगमेंट, सेल्यूलेशन और सेगमेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है, या हिंदी में इसे विखंडन भी कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने बहुत से टाइप्स के एग के बारे में पढ़ा है, तो आज का लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछला वीडियो अच्छे से पढ़ लेंगे और रिवाइज कर लेंगे, तभी समझ में आना है ना। और उसके बाद फिर हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। अब एग जो है स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो चुका है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस होता है क्लीवेज, है ना। तो ये जो क्लीवेज है एक्चुअली में क्या होता है? क्लीवेज का जो टर्म था वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? वॉन बेयर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया था। ठीक है, किसके द्वारा? वॉन बेयर। टर्म was given by वॉन बेयर। वॉन बेयर, ठीक है, वॉन बेयर। अब होता क्या है एक्चुअली में क्लीवेज? तो फर्टिलाइज्ड जो एग रहता है, या जिसे हम लोग एक्टिवेटेड एग बोलते हैं, उस एग के अंदर बहुत ज्यादा रैपिड सेल डिवीजन होता है। ठीक है, रिपीटेड सेल डिवीजन होता है, और ये जो प्रोसेस है बहुत ही रैपिडली होता है। और इस रिपीटेड सेल डिवीजन के बाद में एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और ये जो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है ना, इसके साइज में चेंज नहीं हुआ है। जो हमारा जाइगोट बना है उसके साइज में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन वो जो जाइगोट है अब मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। और ये जो पूरा रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन है, इसे ही कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लीवेज या सेगमेंटेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्लीवेज का मतलब क्या है? रैपिड सेल डिवीजन। ठीक है, रैपिड सेल डिवीजन विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ जाइगोट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ जाइगोट या उसके शेप ऑफ जाइगोट बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग इट्स साइज, या स्ट्रक्चर ही लिखते, साइज। ठीक है, साइज के बिना चेंज किए ही जो रैपिड सेल डिवीजन होता है उसे ही कहा जाता है क्या? इसे ही कहा जाता है क्लीवेज। ठीक है, इसे ही कहा जाता है क्लीवेज। नाउ इस क्लीवेज की वजह से एक सिंगल सेल्ड जाइगोट जो है सक्सेसिव माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद एक कंप्लीट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और वो जो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं, है ना। यहाँ पर जो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। तो क्लीवेज में होता क्या है? सिंगल सेल, जिसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं, सिंगल सेल जाइगोट किसमें कन्वर्ट होता है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं, सेल्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इन सेल्स को? ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, यहां पर जो सेल्स बन रहे हैं उन्हीं को ही क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। तो भाई यहां पर अगर हम बात करते हैं क्लीवेज की तथा नॉर्मल माइटोसिस की, क्लीवेज तथा नॉर्मल माइटोसिस, तो उसमें डिफरेंस क्या होगा? तो देखो, एक साइड लिखेंगे क्लीवेज और दूसरे साइड नॉर्मल माइटोसिस। ठीक है, क्लीवेज एंड नॉर्मल माइटोसिस। तो भाई क्लीवेज और नॉर्मल माइटोसिस में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं यहां पर। हाँ ठीक है, देखो, अगर हम बात करते हैं पहले डिफरेंस की, ठीक है, क्लीवेज और नॉर्मल माइटोसिस में, तो क्लीवेज में जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, क्लीवेज में न्यूली फॉर्म्ड सेल्स को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ठीक है,
अरे एक सेकंड ना। न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स क्या कहलाता है? ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, लेकिन माइटोसिस में न्यूली फॉर्म्ड सेल्स को क्या कहा जाता है? डॉटर सेल्स कहा जाता है। न्यूली फॉर्म्ड सेल्स क्या कहते हैं जिस इसको? डॉटर सेल्स। ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स क्लीवेज की बात करें तो ब्लास्टोमियर, और माइटोसिस की बात करें तो डॉटर सेल कहलाता है। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाता है भाई? दूसरा डिफरेंस, ये तो था पहला, है ना। अब दूसरे डिफरेंस में क्या है कि इंटरफेज शॉर्ट होता है किसका? क्लीवेज का। मतलब सिर्फ एस फेज ही पाया जाएगा, G1 G2 नहीं पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेल का ग्रोथ नहीं हो रहा है, सेल का सिर्फ नंबर बढ़ रहा है ना, साइज नहीं बढ़ रहा है, तो भाई सेल का ग्रोथ नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो यहां पर इंटरफेज कैसा होता है? शॉर्ट होता है, ओनली एज फेज। ठीक है, ओनली एज फेज। बट यहां पर इंटरफेज जो है वो कैसा होता है? लॉन्ग होता है, इंटरफेज लॉन्ग होता है। G1 एस G2 फेज, G1 एस G2 फेज आर प्रेजेंट। ठीक है, सभी फेज प्रेजेंट रहता है इसमें, क्योंकि भाई माइटोसिस में तो नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है ना, लेकिन ये जो हमारा क्लीवेज है उसमें सेल का ग्रोथ नहीं होना है, सिर्फ सेल का नंबर बढ़ना है। अब यहां पर क्लीवेज में जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स रहता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीजें रहती है वो इंक्रीज होती है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इंक्रीज, बट यहां पर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है भाई? रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है रिमेन कांस्टेंट रहता है, कहां पर? नॉर्मल माइटोसिस में। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन की, क्लीवेज के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। किस बेसिस पर? ब्लास्टोमियर के फेट के बेसिस पर, कि आगे जाकर ब्लास्टोमियर जो है कैसे कैसे किस किस की चीजों में कन्वर्ट होना है ना। अभी ब्लास्टोमियर्स बन गया भाई, बहुत सारा डिवीजन हुआ जाइगोट के अंदर, बहुत सारा डिवीजन हुआ जिससे कि जाइगोट का साइज नहीं बढ़ा, लेकिन जाइगोट के अंदर सेल्स बहुत सारे बढ़ गए, और उन्हीं सेल्स को हम लोग ब्लास्टोमियर बोल रहे हैं। अब ये जो ब्लास्टोमियर है आगे जाकर कुछ ना कुछ तो बनाएगा, है ना, तो उसी को बोल रहे हैं फेट। ठीक है, फेट ऑफ ब्लास्टोमियर के अनुसार क्लासिफिकेशन करने वाले हैं क्लीवेज का। ठीक है, किस बेसिस पर कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर। ठीक है, ब्लास्टोमियर के फेट के बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। देखो, दो टाइप के, एक होता है क्या? डिटर्मिनेट क्लीवेज, और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। ठीक, एक होगा डिटर्मिनेट, एक सेकंड, हाँ, डिटर्मिनेट क्लीवेज, और एक होगा क्या? इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। ठीक है, एक होगा डिटर्मिनेट क्लीवेज और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, है ना। तो बात करेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेट क्लीवेज की। डिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या रहता है कि जो ब्लास्टोमियर है उसका जो फेट है वो फिक्स्ड रहता है, मतलब कि ब्लास्टोमियर आगे जाकर एक पर्टिकुलर पोर्शन को बनाएगा एम्ब्रियो के, है ना, मतलब उसका फिक्स्ड है कि भाई ब्लास्टोमियर आगे जाकर क्या क्या बनाने वाला है। ठीक है, मतलब एम्ब्रियो का जो पर्टिकुलर पोर्शन है उसको ब्लास्टोमियर बनाएगा, वो तो पहले से ही फिक्स्ड है। और ये किसमें किसमें होता है? लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि निमेटोडा हो गया, एनिलिडा हो गया, मोलस्का हो गया, उनमें होता है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ब्लास्टोमियर का फेट
फिक्स्ड है मतलब मतबल नहीं, मतलब ब्लास्टोमियर जो है, ब्लास्टोमियर आगे जाकर क्या बनेगा या बनाएगा, ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये फिक्स्ड है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? निमेटोडा, निमेटोडा हो गया। फिर और लिख सकते हैं हम लोग एनिलिडा, याद रखेंगे ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एनिलिडा, और फिर याद रखेंगे मोलस्का, मोलस्का। ठीक है भाई, है ना। और वैसे इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में ना, ऐसा जो ब्लास्टोमियर का जो फेट है वो डिटरमाइंड नहीं है। ठीक है, नॉट डिफिनाइट है। ठीक है, मतलब वो जो सेल्स है, ब्लास्टोमियर सेल्स है, वो टोटीपोटेंट होते हैं और वो किसी भी चीज में कन्वर्ट हो सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकते हैं, कोई फिक्स्ड नहीं है ना। तो लिखेंगे यहां पर ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स का फेट फिक्स्ड नहीं है, ये टोटीपोटेंट सेल होते हैं। टोटीपोटेंट सेल्स का मतलब ही वही होता है कि वो किसी भी अदर स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है ना। दे कैन डिफरेंशिएट इन एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहां पर एग्जांपल आ जाता है किसका? ह्यूमन का एग्जांपल आएगा भाई। ठीक है, ह्यूमन में ये चीज होता है क्या? इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, है ना। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीवेज की। किस बेसिस पर? अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पर। ठीक है, यहां पर तो हम लोग किस बेसिस पर किए? ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर। अब हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ योग। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीवेज किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। ठीक है, योग के अमाउंट के बेसिस पर अभी हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। तो एक साइंटिस्ट है बल्फोर नाम का, जिन्होंने एक लॉ दिया। ठीक है, और वो लॉ क्या बोलता है कि जो क्लीवेज का रेट है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है योग के अमाउंट पर। ठीक है, मतलब किसी भी एग में जितना ज्यादा योग उतना कम क्लीवेज, और जितना कम योग उतना ज्यादा क्लीवेज। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या? साइंटिस्ट का नाम बल्फोर, एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, बल्फोर, बल्फोर के अनुसार, इनके अनुसार क्या बोलते हैं भाई? ये जो क्लीवेज का रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट इन द एग। इसको लिखेंगे रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को कैसे लिखते हैं? 1/, है ना, 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं ना, तो 1/, योग प्रेजेंट इन द एग, योग प्रेजेंट इन द एग। एग में जितना योग प्रेजेंट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर
योग ज्यादा तो क्लीवेज कम, और अगर योग कम तो क्लीवेज ज्यादा। ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अगर योग कम है तो क्लीवेज ज्यादा होगा, और योग ज्यादा है तो क्लीवेज कम होगा भाई, है ना। तो यहां पर जो योग है वही डिस्टर्ब करता है क्लीवेज के रेट को, ठीक है। मतलब जिस एरिया में ना योग कम है उस एरिया में क्लीवेज ज्यादा होगा, और जिस एरिया में योग ज्यादा है उस एरिया में क्लीवेज कम होगा। तो अब यहां पर भी इस योग के अनुसार भी दो टाइप के क्लीवेज होते हैं, ठीक है। दो टाइप के क्लीवेज, इसके अनुसार, इसके अनुसार दो टाइप के क्लीवेज होते हैं, ठीक है। इसके अनुसार दो टाइप के क्लीवेज होते हैं। अगले पेज में देखते हैं इसको, पीटीओ। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहां पर इसके अनुसार कौन कौन से दो टाइप के क्लीवेज हैं। पहला आता है कंप्लीट और होलोब्लास्टिक, दूसरा आता है मीरोब्लास्टिक या इनकम्प्लीट, ठीक है। तो यहां पर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। चलो लिखते हैं यहां पर फटाफट, ठीक है। तो पहला क्या आ जाएगा, कंप्लीट और होलोब्लास्टिक। कंप्लीट और होलोब्लास्टिक, और दूसरा आ जाता है मीरोब्लास्टिक या इनकम्प्लीट। मीरोब्लास्टिक और इनकम्प्लीट। मीरोब्लास्टिक और इनकम्प्लीट, ठीक है भाई। तो देखो यहां पर अगर हम होलोब्लास्टिक की बात करते हैं ना, तो जो क्लीवेज फर्व है वो कंप्लीटली एग को पास करता है। यहां पर क्लीवेज फरो कंप्लीटली पास करता है, कंप्लीटली पास द एग, ठीक है। लेकिन यहां पर मीरोब्लास्टिक में जो क्लीवेज फर्व है कंप्लीटली पास नहीं करता एग को। क्लीवेज डज नॉट अकर इन द पार्ट ऑफ एग वेयर योक इज प्रेजेंट, है ना। तो यहां पर क्या होगा, क्लीवेज उस एरिया में नहीं होगा, योक वाले एरिया में क्लीवेज नहीं होगा, ठीक है। योक वाले एरिया में क्लीवेज नहीं होगा। अब भाई ये जो कंप्लीट है इसमें, इसमें क्या होना है, कंप्लीट वाले में क्या होना है कि होल एग जो है डिवाइड होता है, पूरा एग डिवाइड होना है, होल एग डिवाइड, ठीक है। पूरा एग डिवाइड होता है। लेकिन यहां पर पूरा एग डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। कौन से वाले में, मीरोब्लास्टिक में पूरा एग डिवाइड नहीं होगा, याद रखेंगे, ठीक है। क्लीवेज अकर ओनली इन साइटोप्लाज्मिक पार्ट, जहां पर योग नहीं है, ठीक है। क्लीवेज अकर ओनली इन साइटोप्लाज्मिक पार्ट, ठीक है। वहीं पर ही होगा जहां पर साइटोप्लाज्म है, योग नहीं है ना। अब आगे बात करेंगे भाई, ये जो हमारा कंप्लीट या होलोब्लास्टिक क्लीवेज है ये भी दो टाइप का होता है, एक होगा इक्वल होलोब्लास्टिक और एक होगा अनइक्वल होलोब्लास्टिक, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं भाई, इक्वल होलोब्लास्टिक, दो टाइप का ना। अच्छा, दो टाइप का, एक होगा क्या, इक्वल, और एक होगा अनइक्वल, ठीक है। तो इसकी बात अगर हम करते हैं तो यहां पर एक क्या होगा, इक्वल, इक्वल होलोब्लास्टिक, ठीक है। और एक होगा क्या, अनइक्वल होलोब्लास्टिक,
ब्लास्टिक, इक्वल होलोब्लास्टिक, और एक क्या होगा अनइक्वल होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक। ठीक है, इक्वल होलोब्लास्टिक, अनइक्वल होलोब्लास्टिक। क्या होता है इक्वल और अनइक्वल होलोब्लास्टिक, देखते हैं। तो देखो यहां पर इक्वल होलोब्लास्टिक मतलब ब्लास्टोमियर जो है सेम साइज के रहेंगे। ठीक है, ब्लास्टोमियर सेम साइज के रहते हैं, ब्लास्टोमियर्स सेम साइज, ब्लास्टोमियर सेम साइज के रहेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, होमोलेसिथल, आइसोलेसिथल। हमने लास्ट लेक्चर में पूरा पढ़ा है होमोलेसिथल क्या होता है, आइसोलेसिथल क्या होता है, तो वो आप पहले जाके देखेंगे, है ना। एग्जाम्पल होमोलेसिथल, ठीक है, आइसोलेसिथल, है ना, होमोलेसिथल एंड आइसोलेसिथल एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो ये मैमल्स में होता है, मैमल्स में होगा। और जैसे मैमल्स के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो यूथेरियन मेटाथीरियन, है ना, मैमल्स में भी यूथेरियन मेटाथीरियन, यूथेरियन, यूथेरियन, यूथेरियन एंड मेटाथीरियन। ठीक है भाई, यूथेरियन मेटाथेरियन। वैसे ही अनइक्वल की बात करते हैं तो यहां पर ब्लास्टोमियर जो है अनइक्वल साइज के होते हैं, ब्लास्टोमियर अनइक्वल साइज के होंगे, अनइक्वल साइज के होते हैं ब्लास्टोमियर, है ना। और एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मीजोलेसिथल तथा ह्यूमन, मीजोलेसिथल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मीजोलेसिथल, ह्यूमन, नीचे लिखते हैं ह्यूमन को, है ना, ह्यूमन में होता है ये चीज। ठीक है, याद रखेंगे, अनइक्वल होलोब्लास्टिक जो है ह्यूमन के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है, इस इन सभी को हम लोग अच्छे से थोड़ा डिजाइन बना देते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए भाई। ठीक है, नोट्स प्रॉपर मिलना चाहिए आपको, नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं सभी नोट्स को तो आप रिवाइज करेंगे ना, और रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवीजन करना है आपको, है ना। चलो इसको भी और इसको भी। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये जो मीरोब्लास्टिक या इनकम्प्लीट क्लीवेज है, ये भी कितने टाइप्स के होते हैं भाई, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होगा डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक और दूसरा होता है सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक। तो यहाँ पर तो जगह है नहीं, अगले पेज में चलते हैं भाई, है ना, अगले पेज में इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलो। अगले पेज में इसको डिवाइड करते हैं। तो दो चीज है, एक होगा डिस्कॉइडल और एक होगा सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक, डिस्कॉइडल एंड सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक। पूजा भाई, ठीक है, डिस्कॉइडल एंड सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक। ठीक, तो सबसे पहला आता है क्या, डिस्कॉइडल, डिस्कॉइडल, और दूसरा आता है सुपरफिशियल। ठीक है, डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक एंड सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक। ठीक, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक। तो डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंतर्गत एग्जाम्पल की बात करते हैं डायरेक्ट, यहां पर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, प्रोटोथीरियन तथा मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, प्रोटोथीरियन तथा मैमल्स। ठीक है, प्रोटोथीरियन तथा मैमल्स ये सब आ जाते हैं। और सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंतर्गत एग्जांपल आ जाता है सेंट्रोलेसिथल एग ऑफ इंसेक्ट, सेंट्रोलेसिथल एग ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, सेंट्रोलेसिथल एग ऑफ इंसेक्ट। बस, तो यहां पर आपका पूरा डिवीजन खत्म हो जाता है क्लीवेज का। अब क्लीवेज का सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्लीवेज का सिग्निफिकेंस क्या है भाई, बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में कर सकते हैं।
चलो यहां पर करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज। क्या फायदे हैं क्लीवेज के? सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज, ठीक है, क्लीवेज के क्या फायदे हैं बात करते हैं। अरे गड़बड़, क्या बात है। अब हो जाएगा, चलो चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्लीवेज से होता क्या है? क्लीवेज का सिग्निफिकेंस ये है सबसे पहला कि यहां पर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो रहता है ना, उसके साइज तथा शेप में चेंज नहीं होता है। कब तक? गैस्ट्रुला स्टेज के आ जाने तक, ठीक है। तो अभी गैस्ट्रुला क्या है ये हम लोग देखेंगे। गैस्ट्रुला स्टेज के आने तक डेवलपिंग एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो के साइज तथा शेप में कोई चेंजेस नहीं होता है, चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होता है। मतलब यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ना, अभी तक मोरुला स्टेज के आने तक कैसा रहता है? अनडिवाइडेड एग रहता है, ठीक है, एक अनडिवाइडेड एग की तरह रहता है। इस स्टेज तक एग कैसा रहता है भाई? अनडिवाइडेड एग, अनडिवाइडेड एग की तरह रहता है। इस स्टेज तक एग जो है अनडिवाइडेड एग की तरह रहता है, लेकिन नंबर बढ़ जाता है भाई, ठीक है। तो याद रखेंगे ब्लास्टोमियर्स जो बन रहे हैं ना, सेल्स बन रहे हैं, वो 8 से 16 वाला जो स्टेज रहता है उसी को ही मोरुला बोलते हैं। तो वहीं तक ही अभी शेप और साइज सेम है, लेकिन उसके बाद शेप और साइज इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहां पर क्लीवेज होने की वजह से जो यूनिसेलुलर जाइगोट है वो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू क्लीवेज। क्लीवेज की वजह से यूनिसेलुलर जाइगोट कन्वर्टेड इनटू मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फॉर्म्ड, है ना। तो ये प्रोसेस पूरा होता है क्लीवेज की वजह से। अब हम बात करेंगे जनरल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या क्या स्टेजेस आते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान? तो याद रखेंगे सबसे पहला स्टेज आता है क्या? पहला स्टेज अभी हम लोग बात किए, मोरुला, ठीक है, मोरुला, मोरुला, ठीक। मोरुला सबसे पहला स्टेज है। क्या होता है भाई मोरुला? ठीक है, देखो, अगर हम बात करते हैं मोरुला स्टेज की, तो जब क्लीवेज होता है ना तो बहुत सारे सेल वाला स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, सेगमेंटेशन हुआ या क्लीवेज हुआ, जिसकी वजह से यूनिसेलुलर जाइगोट जो है एक सॉलिड बॉल लाइक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग लिखते जाते हैं, ठीक है, साथ में लिखते चलेंगे तो समझ भी आएगा, ठीक। जाइगोट आफ्टर क्लीवेज क्या बनता है? मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनता है। कैसा होता है ये? बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मल्टीसेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है आफ्टर क्लीवेज। तो अब ये जो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है ना, यही आगे जाकर मतलब क्लीवेज होते जाएगा और अब ये क्या बना लेगा? तो अब ये बना लेगा क्लस्टर्स ऑफ स्टिकी सेल्स, ठीक है, क्लस्टर्स ऑफ स्टिकी, स्टिकी और कोहेरिंग भी बोलते हैं इसको, कोहेरिंग, ठीक है,
प्रोट्रूडिंग या आउटसाइड बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे, प्रोट्रूडिंग, प्रोट्रूडिंग जिसे आउटसाइड कहते हैं, प्रोट्रूडिंग ब्लास्टोमियर्स बन जाता है, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होगा कि मल्टीसेलुलर जो स्ट्रक्चर है, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, वो आगे जाकर फिर क्लस्टर्स ऑफ स्टिकी, मतलब पास पास में चिपके हुए सेल्स बन जाते हैं, कोहेरिंग होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए पास पास रहते हैं और बाहर की ओर इकट्ठा हो जाते हैं। अभी यहाँ पर डायग्राम देखेंगे हम लोग, है ना, कौन सा डायग्राम, ये वाला, कहाँ है, ये वाला डायग्राम, देखो बाहर की ओर कैसे इकट्ठा हो रहा है ना। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और ये किसकी तरह दिखता है भाई, लुक लाइक मलबेरी, किसकी तरह दिख रहा है ये, लुक लाइक मलबेरी, लुक लाइक मलबेरी, मलबेरी, ठीक है, मलबेरी की तरह दिख रहा है। और इसी स्टेज को हम लोग कहते हैं क्या, मोरुला, इसी स्टेज को क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, मोरुला कहते हैं, इसी स्टेज को ही मोरुला कहते हैं। यहां पर माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है जाइगोट में, और स्टार्ट कब होगा भाई, जब स्थमस से ओविडक्ट में जाता है हमारा जाइगोट, ठीक है, उसी समय क्या स्टार्ट हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यूट्रस देखो होगा क्या कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, ओविडक्ट में होता है। और ओविडक्ट जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है इन्फंडिबुलम, फिर आता है एम्पुला, और उसके बाद आता है स्थमस, और स्थमस के बाद आता है क्या, यूट्रस। तो जब स्थमस से यूट्रस की ओर ट्रांसफर होते रहता है हमारा जाइगोट, उसी समय ये सारा क्लीवेज का प्रोसेस होते रहता है और उसी समय मोरुला वाला स्टेज बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थमस से यूट्रस में जाइगोट ट्रांसफर होता है, उसी दौरान ही माइटोसिस डिवीजन, उसी दौरान ही माइटोसिस डिवीजन जो है स्टार्ट हो जाता है और 2, 4, 8, 16 सेल स्टेज बनाता है, 2, 4, 16 सेल स्टेज बनाता है, ठीक है भाई। अभी डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। तो यहां पर याद रखेंगे ये जो स्टेजेस हैं, इन्हीं स्टेजेस को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं इसी स्टेज को। और एक चीज और याद रखेंगे कि 8 से 16 वाला स्टेज होता है, पर्टिकुलरली 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाला स्टेज होता है, उसी को ही मोरुला कहते हैं। तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, मोरुला, ठीक है, मोरुला कहलाता है। चलो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कुछ ज्यादा ही हो गया। ऐसे, है ना। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। दूसरा आता है क्या, ब्लास्टुलेशन। अभी हम लोग क्या देखें, मोरुला, दूसरा आता है ब्लास्टुलेशन। क्या होता है ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन, ठीक है, ब्लास्टुलेशन की यहां पर बात करने जा रहे हैं। तो अब ब्लास्टुलेशन क्या होता है भाई, है ना, यहां पर ना ब्लास्टुलेशन के प्रोसेस में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, है ना।
तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? जब हम बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट की, तो यूथेरियन तथा मेटाथेरियन में, मतलब यूथेरियन तथा मेटाथेरियन मैमल्स में जो ब्लास्टुला है उसे ही ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, क्योंकि ब्लास्टुला जो है सिस्ट, मतलब ब्लास्टुला के अंदर सिस्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? मैमल्स जिसमें कि भी यूथेरियन एंड मेटाथेरियन, यूथेरियन तथा मेटाथेरियन मैमल्स में ब्लास्टुला को क्या कहते हैं भाई? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्यों ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं? क्योंकि ब्लास्टुला इन अ फॉर्म ऑफ सिस्ट, जो ब्लास्टुला है वो सिस्ट के फॉर्म पे रहता है। ब्लास्टुला इन अ फॉर्म ऑफ सिस्ट। ठीक है, ब्लास्टुला जो है सिस्ट के फॉर्म पे रहता है। अब यहां पर होता क्या है कि ब्लास्टोमियर जो है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर अरेंज रहता है। कैसे? आउटर लेयर जिसे कि हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स भी अटैच रहता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट सेल, जिसको इनर सेल मास कहते हैं। देखो यहाँ पर डायग्राम में देखो, बेसिकली ब्लास्टोमियर जो है ना इस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट में अरेंज रहता है। ये देखो सेल्स आउटर की तरफ अरेंज रहा, जिसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोले। इस तरीके से ये सेल्स आउटर में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और बीच में ये जो सेल्स इकट्ठा हुए इसको इनर सेल मास बोलते हैं, है ना? ये एक एरिया में इकट्ठा रहते हैं, इसको इनर सेल मास बोले। और जो कैविटी बचता है, ये कैविटी खाली जगह, ये इसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील कैविटी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ब्लास्टोमियर जो है, ब्लास्टोमियर ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर आउटर कवरिंग बनाएगा, आउटर कवर में इकट्ठा होगा, इकट्ठा होकर कवर बनाता है, कवर नहीं लेयर, लेयर बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ब्लास्टो सॉरी ट्रोफोब्लास्ट, जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और वैसे ही अंदर के सेल को इकट्ठा क्या कहते हैं? इनर सेल मास कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इनर सेल मास कहते हैं। ठीक है, चलो इनर सेल मास बोलते हैं, है ना? याद रखेंगे, अंदर की ओर जो सेल्स रहता है उसको बोलते हैं इनर सेल मास, है ना? अब यहाँ पर जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो अटैच होता है किससे? एंडोमेट्रियम लेयर से। ठीक है, और इनर सेल मास जो है आगे डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो में। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ट्रोफोब्लास्ट किससे अटैच होता है? अटैच इसको, अरे सॉरी सॉरी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, किससे अटैच होगा भाई? ये हट जा भाई, अरे हट जा, एक सेकंड ना। तो यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट जो है हेल्प करता है एम्ब्रियो को किससे अटैच होने में? एंडोमेट्रियम से। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। ठीक है, और वैसे ही ब्लास्ट इनर सेल मास, इनर सेल मास ये किससे अटैच होता है भाई? ये अटैच होता है, सॉरी ये अटैच नहीं होता है, यही बनाएगा अब आगे जाके एम्ब्रियो।
डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाएगा। ये एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। कौन? इनर सेल मास आगे जाकर एम्ब्रियो बनाता है। चलो, तो ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। ये जो इनर सेल मास है यही आगे जाकर क्या बनाना है? एम्ब्रियो बनाएगा। और ये जो बाहर का जो लेयर है ये सेल, ये किससे जुड़ेगा? यही जुड़ता है गर्भाशय की दीवार से, जिसका नाम है एंडोमेट्रियम, ठीक है। गर्भाशय की दीवार से जुड़ने वाला लेयर ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये जुड़ेगा किससे? गर्भाशय की दीवार, यूट्रस की वॉल से, एंडोमेट्रियम लेयर से जुड़ेगा। और ये इनर सेल मास, ठीक है, ये क्या बनाएगा? आगे जाकर एम्ब्रियो बनाता है, ठीक। नाउ इम्प्लांटेशन का प्रोसेस आता है। अब हम लोग देखते हैं इम्प्लांटेशन होता कैसे है, ठीक है। इम्प्लांटेशन देखो, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, इस डायग्राम से सारा कुछ समझ आ जाना है, ठीक है। ये देखो यहां पर ना पूरा नंबरिंग लिखा हुआ है। ये है ABCD, ऐसे पूरा नंबरिंग लिखा हुआ है, जिसको कि ऊपर में जूम करके बता दिया गया, ठीक है। तो ये देखो ए में क्या हो रहा है भाई? ए है हमारा एग, ओवम जिसको बोलते हैं, ठीक है, एग। और ये एग के बाहर के जो सेल्स रहते हैं, जोना पेलुसिडा है ना, कोरोना रेडिएटा, ये सब सेल्स, ठीक है। तो एग से अब आके कौन फर्टिलाइज करेगा? स्पर्म। ये स्पर्म आ रहा है, दूसरा स्टेज आ गया, ये वाला स्टेज है ना, बी। यहाँ पर देखो ये दिख भी रहा है ना। तो स्पर्म आके फर्टिलाइज करा एग को। अब स्पर्म आ गया, क्या बन गया? अब ये जाइगोट बन गया। जाइगोट से अब ये वाला स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज, सी वाला। यहाँ पर 2 सेल स्टेज है ये, है ना। अभी डिवाइड होना स्टार्ट हो गया जाइगोट। देखो जाइगोट का शेप साइज बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है, लेकिन अंदर में नंबर बदल रहा है भाई, नंबर चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर ये कितने सेल्स था? यहाँ पर ये 2 सेल, यहाँ पर ये 1 2 3 4 सेल हो। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल हो गए। तो सेल का नंबर तो बढ़ रहा है, माइटोसिस डिवीजन तो हो रहा है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है? सेल का साइज नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, यहां तक। तो देखो 8 से ये 16 स्टेज वाला जो रहेगा, 8 से 16 सेल वाला स्टेज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोरुला बोलते हैं, है ना। तो देखो 2 से 4 बना, फिर 4 से 8 बना, और 8 से ये एफ, ई के बाद एफ, तो ये 16। और 16 के बाद फिर ये बनता है ब्लास्टोसिस, जिसमें कि ये जो सेल्स है ना, एक इकट्ठे हो जाते हैं एक साइड में पूरा ऐसे, और बीच में फिर ये इकट्ठा हो गया। तो ये जो बीच में इकट्ठा हुआ है ये क्या है? ये है हमारा इनर सेल मास, और साइड साइड में जो सेल्स आए हैं इनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है यही आगे जाकर यहाँ पर इम्प्लांट होने में हेल्प करता है। ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, देखो यही ब्लास्टोसिस्ट है, और यही ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर जाके इम्प्लांट होगा भाई, है ना। ये देखो, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है यही हेल्प करता है एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम, उसके साथ अटैच होने में। और ये जो ब्लास्ट अंदर की जो सेल है, इनर सेल मास, वो आगे जाकर किस में कन्वर्ट होगा? वो आगे जाकर कन्वर्ट होता है, डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। चलो, तो अगला डायग्राम हम लोग यहाँ पर और देख सकते हैं, इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है भाई? यहाँ से आया हमारा फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइजेशन एम्पुलर रीजन में हुआ, फिर ये जोना पेलुसिडा का ये लेयर है, ठीक है। क्या हो रहा है? फर्स्ट क्लीवेज, ठीक है, पहला क्लीवेज यहाँ पर हुआ। उसके बाद फिर पहले क्लीवेज के बाद 2 सेल स्टेज बनता है, फिर ये 4 सेल स्टेज बना, फिर ये 8 सेल स्टेज, फिर ये 16 सेल स्टेज। ये 8 से 16 वाला जो स्टेज रहता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? मोरुला बोलते हैं, है ना। और मोरुला के बाद फिर 16 से 32 के बाद, मतलब 16 के बाद 32 जाएगा, तो वहां पर अब ना वो इकट्ठे नहीं रह जाते। वो कैसे बन जाते हैं? ये ऐसे सेल जो है साइड साइड में आ जाएंगे, जो कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर कहलाता है, और एक इकट्ठे एक एरिया में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? इनर सेल मास कहलाता है, ठीक है। ये जो सेल बनाया मैंने, इनर सेल मास, और साइड साइड के जो सेल्स हैं इसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और यही क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ये है क्या? ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है, ब्लास्टोसील कैविटी। तो इसी स्टेज में ही, ब्लास्टोसिस्ट वाले स्टेज में ही देखो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो रहा है ना। ये यहाँ इम्प्लांटेशन, इनिशियल स्टेज ऑफ इम्प्लांटेशन, है ना। इम्प्लांटेशन यहीं पर हो रहा है। इम्प्लांटेशन कंप्लीट एंड प्लेसेंटेशन स्टार्ट। तो जैसे इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है, पूरा यूट्रस की वॉल में ये देखो यहाँ पर धंस गया, पूरा अंदर घुस गया। अब इम्प्लांटेशन कंप्लीट होने के बाद प्लेसेंटेशन, मतलब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
तो ये पूरा प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन का, जिसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में लिख के ध्यान से पढ़ते हैं, है ना। तो देखो, इनिशियल स्टेज में oocyte जो है ओवरी से निकलेगा और फैलोपियन ट्यूब में आता है, ठीक है, जहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है आफ्टर क्लीवेज एंड मॉरुलेशन। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रोसेस को लिखते जाते हैं। कितना पेज है हमारे पास? बहुत पेज है अभी, ठीक है। चलो कैसे लिखेंगे? एरो बना बना के लिखते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ भाई? ओवरी। क्या हुआ? ओव्यूलेशन, ठीक है। ओवम, ओव्यूलेशन के थ्रू ओवम आया और ओवम के साथ में कौन मिला भाई? स्पर्म। अब दोनों के मिलने से क्या बना? जाइगोट। जाइगोट में अब क्या होगा? डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीवेज। क्या बोलेंगे? क्लीवेज, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन में के थ्रू क्या हुआ? क्लीवेज हुआ। और क्लीवेज के बाद फिर अब क्या बन गया? इसी को ही हम लोग और लिख लेते हैं मॉरुलेशन, ठीक है। अब क्या हुआ? मॉरुलेशन के बाद अब क्या होना है? यहां पर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट बन गया, ठीक है। ये जो प्रोसेस है स्पर्म और ओवम के मिलने का प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहां पर देखो जाइगोट से अब आगे डिवीजन स्टार्ट, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया और ब्लास्टोसिस्ट जो है अब बन चुका है क्लीवेज तथा मॉरुलेशन के बाद। अब ह्यूमन बींग में ना ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आगे जाकर यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच होता है। कब? आफ्टर, मतलब 4 डे आफ्टर यूट्रस, ठीक है। मतलब यूट्रस के अंदर इंटर करने के 4 दिन बाद ही ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होगा इस ब्लास्टोसिस्ट का? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ऑफ, इम्प्लांटेशन कहां पर? इन यूटरस एंडोमेट्रियम, ठीक है। यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर्स में अब इसका क्या होना है? इम्प्लांटेशन होता है। कब होगा ये? 4 डे आफ्टर, आफ्टर 4 डे, या ऐसा नहीं लिखते इसको, क्या लिखेंगे इसको? 4 डे आफ्टर इंटरिंग यूट्रस, हाँ ठीक है। 4 डे, 4 डे आफ्टर इंटरिंग यूट्रस। मतलब ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है यूट्रस में इंटर करेगा और इंटर करने के 4 दिन बाद क्या होना है? इसका इम्प्लांटेशन होता है। और इसी समय एंडोमेट्रियम की लेयर में इम्प्लांटेशन होते रहेगा और बहुत सारे सेल्स जो है, एंडोमेट्रियम लेयर की जो सेल्स है पूरे एम्ब्रियो को क्या कर लेता है भाई? सराउंड कर लेता है, ठीक है। क्या होना है? इसी टाइम एंडोमेट्रियम की लेयर, एंडोमेट्रियम की लेयर क्या कर लेता है भाई? एंडोमेट्रियम की लेयर, इसी टाइम एंडोमेट्रियम की लेयर पूरे एम्ब्रियो, ब्लास्टोसिस्ट लिखेंगे इसको, ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर लेता है? पूरे ब्लास्टोसिस्ट को सराउंड कर लेता है, ठीक है। पूरे ब्लास्टोसिस्ट को अब सराउंड कर लिया है, ठीक है। नाउ ह्यूमन में इस स्टेज में क्या होता है भाई? याद रखेंगे इम्प्लांटेशन जो है जनरली मिड डॉर्सल तथा फंडस पार्ट में होता है यूट्रस के। तो इसको लिखेंगे ह्यूमन में इम्प्लांटेशन
कहां पर होगा भाई? ह्यूमन में इम्प्लांटेशन यूटरस के मिड डॉर्सल या जिसको हम लोग फंडस के नाम से जानते हैं, ठीक है, फंडस मिड डॉर्सल या फंडस एरिया में होता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन की बात हो रही है भाई। इम्प्लांटेशन देखो, अगर हम ऐसे बनाते हैं, ये नहीं, इतना घटिया नहीं बनाना है डायग्राम भाई, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। तो ये रहा यूट्रस, ये बीच का ये पूरा रीजन होता है यूट्रस। तो कहां पर हो रहा है भाई? फंडस वाले रीजन में इम्प्लांटेशन हो रही है, देखो इस रीजन में इम्प्लांटेशन होगा बोलते हैं, है ना, फंडस, इसको बोलते हैं हम लोग फंडस, ठीक है। तो फंडस की एंडोमेट्रियम लेयर में ही क्या होना है भाई? इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको मैं पहले रफ कर लूं, आपको समझ आ गया होगा, है ना। चलो अब क्या हो गया? इम्प्लांटेशन तो हो गया। ब्लास्टोसिस्ट का जो इम्प्लांटेशन है वो कम से कम कितना दिन लगता है भाई? 7 से 8 दिन लगता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। और 12वें दिन में ये कंप्लीट धंस जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन में इम्प्लांटेशन 7 to 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के 7 से 8 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है और 12वें दिन तक एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली कहां धंस जाता है? वॉल के अंदर धंस जाता है, ठीक है। कंप्लीटली वॉल के अंदर धंस जाता है, ठीक है। नाउ ऐसा प्लेस जहां से यूट्रस जो है, सॉरी एम्ब्रियो जो है यूट्रस की वॉल में इंटर करता है, वो अब क्लोज हो जाएगा फाइब्रस तथा सेलुलर प्लग के द्वारा, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कोएगुलम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलो अब आगे हम लोग बात करेंगे जोना पेलुसिडा का फंक्शन, ठीक है। हम लोग अभी देखे थे जोना पेलुसिडा, जो कि किस में प्रेजेंट रहता है? किस में प्रेजेंट रहता है भाई? फीमेल ओवम में, ठीक है। फीमेल का जो एग रहता है उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जोना पेलुसिडा। तो उसी के फंक्शन की यहाँ पर बात करते हैं, है ना। फंक्शन ऑफ जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, फंक्शन ऑफ जोना पेलुसिडा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारा जो जोना पेलुसिडा लेयर होता है वो क्या करता है भाई? ब्लास्टोसिस्ट का एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन को अवॉइड कराता है, ठीक है। मतलब ब्लास्टोसिस्ट जो है कहीं गलत जगह में इम्प्लांटेशन ना हो जाए या किसी गलत तरीके से इम्प्लांटेशन ना हो जाए करके ये प्रिवेंट करता है। क्या करता है? इट प्रिवेंट abnormal implantation of blastocyst, या it prevent implantation of the blastocyst, implantation of the blastocyst in an abnormal site, in an abnormal मतलब कि गलत जगह में इम्प्लांटेशन ना हो जाए करके ये रोकता है भाई। कौन? जोना पेलुसिडा, ठीक है। और ट्रोफोब्लास्ट के पास में प्रॉपर्टी होती है कि वो यूट्रस की वॉल में स्टिक हो पाए, यूट्रस की जो एपिथेलियम है उसमें स्टिक हो पाए, और इसके सेल के पास में वो कैपेसिटी होती है कि वो अदर सेल्स को खा पाए, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट
ट्रोफोब्लास्ट की के पास यूट्रस की एपिथीलियम से अटैच होने की एबिलिटी होती है। ठीक है, अटैच होने की एबिलिटी होती है तथा वो अदर सेल को खा पाए। एंड ऑल्सो टू ईट अदर सेल। भाई ये दूसरे सेल्स को भी खा लेता है। कौन? ट्रोफोब्लास्ट, याद रखेंगे, है ना। चलो, ये तो रहा ज़ोना पेलिसिडा का फंक्शन। अब एक डायग्राम और उसके बाद फिर इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन की बात करेंगे और फिर आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम को पहले आप देखेंगे, है ना। ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जहां पर नीचे देखो ये प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, ये देखो ये म्यूकस प्लग यहाँ पर बन जाता है सर्विक्स एरिया में। ठीक है, इधर नीचे जाएंगे तो वेजाइना रहता है ना, वेजाइना। तो यहाँ पर ये रहा हमारा एम्ब्रियो। अब ये ना कंप्लीटली इस वॉल में यहाँ पर ऐसे धंसा, ये ऐसे था, इस वॉल में आया जाइगोट और ऐसे धंसा। अब ये जो वॉल है ना पूरा इस तरीके से ऐसे बन जाता है ये पूरा, और यहीं पर ये हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। ये बीच में ये जो बन रहा है ना, ये क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड विथ वेसल्स, ब्लड वेसल्स इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से मदर से बच्चे में सब चीज को पहुंचाता है, चाहे वो एंटीबॉडी हो, चाहे वो खाना हो, मिल्क हो, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट हो, है ना, ब्लड वगैरह हो, सब चीज। प्लेसेंटा यहाँ पर ऐसे बना, ये पूरा ये क्या है? ये लेयर पूरा प्लेसेंटा है। ठीक है, याद रखेंगे, है ना। कैविटी ऑफ यूट्रस, ये है खाली जगह जिसको यूट्रस की कैविटी बोल रहे हैं, गर्भाशय की गुहा। और योक सैक, ये रहा एक कोने में योक सैक, है ना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अब इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन क्या होता है बात करेंगे, और फिर उसके बाद गैस्ट्रुलेशन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। ठीक है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन की यहां पर हम बात कर रहे हैं। क्या होता है भाई इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन? ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस की वॉल में ना अंदर घुस जाता है, पूरा अंदर धंस जाता है, और एंडोमेट्रियम की जो टिश्यू है जो कि पूरा कवर कर लेता है ब्लास्टोसिस्ट को, और इसी टाइप के इम्प्लांटेशन को हम लोग इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और ये किसमें होता है? ह्यूमन बीइंग में होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट कहां पर घुस जाएगा? इंटर एंडोमेट्रियम एंड द ले सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम डिवाइड एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, है ना। ब्लास्टोसिस्ट को अब पूरा अच्छे से कवर कर लेता है कौन? एंडोमेट्रियम की जो सेल्स होती है वो। ठीक है, तो अब ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली एंडोमेट्रियम की लेयर में, एंडोमेट्रियम की लेयर में धंस चुका है। इसी को ही क्या बोलते हैं भाई? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को ही इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये जनरली किसमें होता है? ये ह्यूमन में होता है, ये ह्यूमन में होता है, इंसानों में होता है भाई। ठीक है, ह्यूमन में होता है ना, ह्यूमन में होता है ये प्रोसेस।
आफ्टर इम्प्लांटेशन जो एंडोमेट्रियम है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम इज नोन एज, किस नाम से? डेसिडुआ। ठीक है, डेसिडुआ नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमारा पूरा इम्प्लांटेशन का प्रोसेस खत्म। अब आता है गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन की बात करेंगे और मेथड्स क्या क्या है गैस्ट्रुलेशन के, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसका? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स बनता है तथा प्लेसेंटा बनता है, उन सब की बात करते हैं। क्या होता है प्लेसेंटा, कैसे होता है प्लेसेंटा के क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे और नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाओ, जो जो लिखाया जा रहा है उसको लिखो, और ये जो नोट्स है वो भी आपको मिल रहे है ना, तो नोट्स अच्छे से लिखेंगे। अपना खुद का नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है, उसको अच्छे से बनाओ और रोज उसको रिविजन करो। ठीक है, तभी चीज़ें याद होंगी। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।